बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है और ये वही इजलास है जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। मैं चाहूँगा कि आज इस पर तफसील से हम बात करें और किस किस्म के डिसीजंस होंगे और इसका क्या असर पड़ेगा इस पूरे इलेक्शन जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। और राय साहब, आज इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्म भी रही और कल भी हमने देखा कि मुलाकातें हुई हैं मुनीस इलाही साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। तो ये भी सर एक डेवलपमेंट है। पहले भी जब मुलाकातें होती हैं, जरदारी साहब आकर लाहौर में मिले तो उसके बाद वजारत मिल गई। इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, इलेक्शन कमीशन का ये जो इजलास होने जा रहा है सर, इसमें किस किस्म के फैसले आप देखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ जॉइंट सेशन भी है, तो दोनों तरफ से हमले अब किए जाएंगे, जीतेगा कौन? देखिए हाशमी साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनको एक गलत फहमी हो गई है कि शायद वो कोई बड़े पॉपुलर हो गए हैं और इस गलत फहमी की बुनियाद पर वो बड़ी खबरें वगैरह भी लीक कर रहे हैं। ये जो आज इजलास होना है, इसके मुतल्लिक इतवार वाले दिन भी खबरें लीक की गई और इस तरह की खबरें लीक की गई कि आज़म सवाती को इलेक्शन कमीशन तलब कर सकता है। इस तरह की खबरें भी लीक की गई कि इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी तलब कर सकता है और साथ ही ये भी अंदिया दिया गया कि बड़ी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। एक तो जो मामला है हाशमी साहब कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है और जिस किस्म की उनकी मकबूलियत है, तो उनके सामने जो भी आता है या जो भी उनके साथ टकराने की कोशिश करता है, चाहे वो सियासी तौर पर उनके साथ टकराने की कोशिश करे, जो कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मूड नज़र आ रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ सियासी तौर पर टकराना चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो भी शख्सियत टकराती है, वो बिल्कुल अपनी जो उसकी मकबूलियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी पजीराई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर तनकीद का एक नया चैप्टर खुल जाता है। हमारे सामने मिसाल है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तो वो उनका बड़ा बुक्स था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त भी। बाद में एक केस वगैरह भी उन्होंने किया था इफ्तिखार चौधरी ने, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन्वॉल्व करें। लेकिन आप देख लें कि इफ्तिखार चौधरी वही हैं कि जिनके लिए जब ये तहरीक चल रही थी अदलिया बहाली की, तो उनकी कितनी मकबूलियत थी और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि अपोजिशन में थे। सर कॉन्वॉय, राय साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। कॉन्वॉय सुबह चलते थे, रात हो जाती थी और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब तकरीर करते थे और सारे हाथ बांध के ऐसे सुनते थे जैसे कोई जो है वो बाकायदा रिलीजियस किस्म की तकरीर हो रही है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आप देखें कि जब इफ्तिखार चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे, हालांकि इमरान खान साहब ने खुद भी अदलिया बहाली की तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी ने सियासी तौर पर टकराने की कोशिश की एक सियासी जज बनकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो आज आपको उनकी जो उन्होंने सियासी पार्टी बनाई थी, क्या वो कहीं सियासी पार्टी नजर आती है या कोई उनका नाम लेवा ऐसा मौजूद है कि जो उनका नाम भी लेता हो? तो वो इस वक्त तारीख की सफ़ात जो है उनके अंदर गुम हो गए हैं। इसी तरह आप देख लें कि जहांगीर खान तरीन जब तक वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, उनकी कितनी मकबूलियत थी और कितने बड़े बड़े वो जलसे करते थे और उनकी कितनी रिस्पेक्ट थी, कितना एहतराम था। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अलग हुए, तो आप देख लें कि उनकी मकबूलियत कहाँ पे गई। बिल्कुल जहांगीर खान तरीन जो है इस वक्त तनहा नजर आते हैं और उनके जो साथी हैं, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, वो भी एक एक करके उनको छोड़ रहे हैं। इस तरह की और भी कई मिसालें हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ाहिर है कि एक जो उनकी शख्सियत है, ये कुदरत की तरफ से होता है कि उनकी शख्सियत में एक करिश्मा है और उनकी मकबूलियत ऐसी है कि अगर आप उनके खिलाफ इस तरह से महाज खोलें, तो आपकी अपनी जो मकबूलियत होती है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाहिर है कि कोई सियासतदान तो नहीं है, अगरचे वो सियासतदान के तौर पर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये ज़ोम है कि ये जो शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट आ जाते हैं
मरियम नवाज के स्टेटमेंट आ जाते हैं उनके हक में, बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो वो ये समझने लग गए हैं कि शायद वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर है और उनकी बहुत पजीराई है। तो आप देखेंगे कि ये जो तहरीक इंसाफ के साथ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो उन्होंने महाजराई शुरू किया है, इसके बाद उनकी जो पजीराई थी पहले, वो जो थोड़ी बहुत पजीराई थी, वो पजीराई मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। दूसरा, इलेक्शन आई कमीशन हैव क्या। अ क्वेश्चन राय जी साहब, जी और ये जी जी आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई रियली वांट यू टू हमारे सुनने वालों को बताएं और मुझे भी एनलाइटन करें, क्योंकि आज़म सवाती साहब के हवाले से आपने कहा कि खबर है कि शायद उन्हें बुला लिया जाए, और किस चीज़ पे बुलाएंगे? इसलिए बुलाएंगे ना कि जनाब आपने ये इल्ज़ाम लगाया, लोगों के दरमियान लगाया, कमेटी के सामने पेश होकर लगाया कि जनाब पैसे पकड़े हुए हैं, बुरा भला कहा। सर, इस कौम को ये भी बता दें उन वीडियोस का क्या हुआ जो गिलानी साहब के बेटे जिसमें बाकायदा पेश होते रहे, बताते रहे तरीक़ाकार, सर वो तो दफन कर दी गई। तो किस मुंह से आज़म सवाती को या किसी और को अपने जो अपना जो दरबार है या अपनी अदालत है उसमें बुलाएंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ तो पूरा एक केस लेकर गई थी इलेक्शन कमीशन के पास जब ये वीडियोस आई थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ ये कि उस केस को फॉलो नहीं किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकाला, बल्कि उल्टा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट जो है उन्होंने जारी कर दी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो बातें की हैं, ये एक आईनी इदारे पर हमला है। तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या मूड है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसकी शोहरत है एक फाइटर की, तो यही प्राइम मिनिस्टर है, इसका आप हौसला देखें कि यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है। जाहिर है कि हमारे कोविड केसेस भी दुनिया के कई ममालिक से कम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जब रेड लिस्ट में डाला, तो ये प्राइम मिनिस्टर है कि जिसने ये कहा कि जो बरतानिया से एक चार्टर्ड फ्लाइट आनी थी, जिसमें जो री एडमिशन एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मौजूद और यूरोप के साथ भी मौजूद है, तो उस फ्लाइट को रोक लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि अगर आपने हमारा नाम गलत तरीके से, गलत वजह से रेड लिस्ट में डाला हुआ है, तो हम ये जो चार्टर्ड फ्लाइट आनी थी जिसके अंदर वो डिपोर्ट हुए हुए पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाना था, तो वो बड़ी कोशिश की, बरतानिया ने सफारती कोशिशें की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस फ्लाइट को रोकने का फैसला किया ताकि बरतानिया को एक सख्त पैगाम दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि टर्की वाला जो मामला था, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी नजरियाती उनके साथ वाबस्तगी है, तो उन्होंने बड़े खुलकर तारीफ की थी तुर्क सदर की, हत्ता कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं उन्होंने इसको बड़ा माइंड भी किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो स्टांस है वो खुलकर बयान कर दिया था। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर अगर आप वार करेंगे, एक आईनी इदारे की आड़ में छुप कर आप सियासी वार करेंगे, तो आप ये मत समझें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खामोश बैठेंगे या वो आपसे लड़ेंगे नहीं। उनकी एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो एक फाइटर की है। आप देखें कि इतनी बड़ी उनकी जो स्ट्रगल थी, उसके अंदर लोग कहते थे शौकत खानम हॉस्पिटल नहीं बन सकता। अब जो है पूरी दुनिया कह रही है कि शौकत खानम हॉस्पिटल का पाकिस्तान में बनना और इसका कायम रहना ये एक मौजज़ा है। उसके बाद आप देखें नम्बल यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी, लोग कहते थे इस दूर दराज के इलाके में कैसे बन सकती है, उन्होंने बना दी। लोग कहते थे ये शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। लोग कहते थे पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है उनकी कि वो बुनियादी तौर पर एक फाइटर हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन चाहे बुलाता रहे, तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं को बुलाता रहे, लेकिन अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात वो कर रहे हैं, इनको वो हर सूरत करके रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक वो दिला कर रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए वो अगला इलेक्शन करवा के रहेंगे, क्योंकि यही एक वे आउट है। हाशमी साहब, ये जो धांधली का राग अलापा जाता है तमाम जमातों की जानिब से, तो यही एक वे आउट है कि आप ये इंतखाबी इस्लाहात करें। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक अपोजिशन की पार्टी बनकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो एक पार्टी के सरबराह बनकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। राय साहब, दूसरी जो अहम खबर है, और ऑब्वियसली इसके ऊपर भी ये तो खैर इलेक्शन कमीशन जो भी कुछ करेगा, आपने बड़ी तफसील के साथ ये बता दिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा। इमरान खान इज़ अ फाइटर और यहाँ पे भी हमें फ़ाइट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉइंट सेशन सर, हुकूमत जाएगी, जॉइंट सेशन हो रहा है आज, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्वियसली रिफॉर्म्स के हवाले से और बाकी चीज़ें जो हैं
इसे शायद टेबल किया जाए। आपके पास क्या खबर है ये भी बताइएगा। और दूसरा सर, पीडीएम वालों ने सोचा हुआ है कि वॉकआउट करेंगे, बाकी जमातों ने भी सोचा हुआ है कि वॉकआउट करेंगे, और फिर इसके बाहर भी जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी एहतजाज कर रहा होगा, और बाकी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को नहीं चलने देना चाहते, वो भी इन कोतों के साथ मिल गए हैं। तो सर क्या सिग्निफिकेंस है, और बताइएगा कि बुनियादी मुद्दा क्या उठाया जाएगा और क्या चीज़ टेबल होने जा रही है सर। देखिए, अगर तो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में वाज़ेह अक्सरियत होती तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की, यानी कौमी असम्बली में तो एक वाज़ेह अक्सरियत है लेकिन सेनेट में एक वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, तो फिर तो ये कानून साजी वो करवा लेते। कौमी असम्बली से उन्होंने इंतखाबी इस्लाहत का बिल जो है वो पहले ही पास करवा लिया था, और सेनेट से ये पास होना था, लेकिन कायमा कमेटी में जाकर इस बिल को वहाँ पर इन्होंने फंसा लिया। अब इसका हल इन्होंने ये निकाला है कि पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, और इस मुश्तरका इजलास में ये जो 4 नुकात हैं ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात के, जिसमें आई वोटिंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला है, 60 दिन के अंदर हलफ उठाना लाजमी करार दिया गया है। तो ये जो मामलात हैं इनके ऊपर हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हर सूरत वो कानून साजी करेगी, और ज़ाहिर है कि अगर उनके पास नंबर हैं कानून साजी करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास, तो फिर तो इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं बनता। ज़ाहिर है कि अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं इस कानून साजी को रोकने के लिए, तो वो कानून साजी अगर रोक दें तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन ने गैर कानूनी काम किया है। इसी तरह अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं और वो ये कानून साजी कर सकती है जॉइंट सेशन में, तो फिर किसी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई गैर आइनी कदम उठाया है या कोई गैर कानूनी काम किया। उनका इस्तेहकाक है। सारी दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो कानून साजी करती हैं, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर कानून साजी होती है। और इसमें हाशमी साहब मज़े की बात यह है कि ये जिन 4 इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर सींग फंसाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, एक जो आम पाकिस्तानी है, यानी सिर्फ आप पीटीआई के वोटर को छोड़ दें, आप सियासी जमातों के कारकुनों को भी छोड़ दें, आम जो पाकिस्तानी है चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो ये चाहता है कि ये कानून साजी हो, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ें हैं। यानी सेनेट इंतखाबात में मंडी ना लगे, खरीदो फरोख्त हो। आप बताएं कि कोई पाकिस्तानी ऐसा है जो चाहता होगा कि सेनेट इंतखाबात में नोटों की बोरियां खुलें और सेनेट इंतखाबात के जो टिकट हैं वो भी बेचे जाएं, और उसके बाद जो वोट हैं वो भी बेचे जाएं? कोई पाकिस्तानी ऐसा चाहेगा? कोई पाकिस्तानी ऐसा चाहेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक ना मिले? कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि 60 दिन के अंदर उनका नुमाइंदा जो उन्होंने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में मुंतखब करके भेजा है वो हलफ ना उठाए और उनके हल्के में किसी किस्म के तरक्याती काम ना हो? कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए एक जो शफाफियत लानी चाहती है हुकूमत वो ना लेके आए। लेकिन इस में पूरा इशू ये है कि एक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन, ये एक समझ लें कि एक नया इत्तेहाद बना है, एक नया नेक्सस है, और ये चाहते हैं कि चूँकि इनिशिएटिव लिया है तहरीक इंसाफ ने, तो हमने इस कानून साजी को रोकना है ताकि एक नई महाज आराई शुरू कर दी जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कमिटेड है, उनके पास नंबर भी पूरे हैं, और ये कानून साजी को ये रोक नहीं सकते। राय साहब, मुलाकात हुई कल बिलावल जरदारी की मुनसलाई के साथ, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? माजी में भी हमने देखा कि मुलाकातें जब हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चौधरी बरादरान से, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो लिया गया है। तो अब किस फ़ायदे की तरफ हम देख रहे हैं? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ायदा है, या फिर एक रूटीन की मुलाकात थी जो सेकंड जनरेशन है सियासतदानों की वो कर रही है? देखिए, काफ लीग इस तरह की मुलाकातें करके एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो से अगर मुलाकात हुई है मुनसलाई की तो कोई काफ लीग इश्तराक करेगी पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ अगर उन्होंने कोई इश्तराक किया, कोई सियासी इत्तेहाद बनाया, तो जो उनकी 10-11 सीटें आती हैं काफ लीग की वो उनसे भी जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में वजूद ही नहीं है। जो साउथ पंजाब में उनकी 3-4 सीट्स हैं वो भी सिर्फ इस वजह से हैं कि वहाँ पे एक मोरूसी सियासत है, जिन ख़ानदानों का अपना एक क्लाउट है
और अपनी एक मरूसी सियासत की वजह से उन्होंने अपना एक सियासी हल्का बनाया हुआ है, उस वजह से उनके पास वहाँ से 3-4 नशिस्तें हैं, वरना तो ज़ीरो प्रेजेंस है। बिलावल भुट्टो साहब ये जो कह रहे हैं कि वो काफ लीग से मुलाकातें करके या पंजाब के अंदर वो दौरे वगैरह करके पंजाब से कुछ सीट्स वगैरह निकालेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए जो चौधरी परवेज लाई हैं वो बड़े घाघ सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, तो वो इस तरह की मुलाकातें वगैरह करके एक मैसेज जो है वो हल्का फुल्का भिजवा देते हैं इधर प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन वो किसी भी सूरत सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद करें। और ये बात उनको भी मालूम है कि उनकी जो बका है वो तहरीके इंसाफ के साथ है। तहरीके इंसाफ की वजह से उनको स्पीकरशिप भी मिली हुई है, तहरीके इंसाफ की वजह से उनको वजारतें भी मिली हुई हैं, तो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होकर उन्होंने क्या करना है? पीपल्स पार्टी के पास अपने पास कुछ नहीं है, तो उसने काफ लीग को क्या देना है? राज साहब, आखिर में ये जो खबर है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से 29 सितंबर को जो कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, उस हवाले से बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। टाइमिंग इसकी सर बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त जब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर तमाम जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उनके गिर्द भी बहुत सारे हम देख रहे हैं कि केसेस, और फिर उनको बुलाया भी जाता है। पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी थम हैं, बुनियादी और रूह रवां हैं, उनके हवाले से भी अब ये फ़र्द जुर्म का मामला सामने आ रहा है। सर, ये कॉन्टिन्यूटी है उन तमाम चीज़ों की जिससे हमने पहले भी मुतादिद बार अपने प्रोग्राम्स में मुद्दा उठाया कि इलेक्शन से पहले तेज़ हो जाएंगे केसेस, और अब आसिफ अली जरदारी के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। देखिए आशमी साहब, 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन है, और जो नैब ने एविडेंसेस इकट्ठे किए थे और जो सवालात पूछे गए थे आसिफ अली जरदारी से, उनमें से 10% सवालात भी ऐसे नहीं थे नैब ज़राए के मुताबिक जिनके जवाबात आसिफ अली जरदारी ने ठीक दिए हों। तो जाहिर है कि अल्टीमेटली इससे पहले हमें यह भी पता है कि जो जाली अकाउंट्स केस था उसके अंदर भी आसिफ अली जरदारी कहते थे कि मैं इसमें शरीक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली प्ली बारगेन करके अपने दोस्तों के जरिए कुछ 30 अरब रुपए वापस भी किए। तो इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी उसके अंदर शरीक थे, लेकिन जब प्ली बारगेन हुआ उसमें वो सामने नहीं आए और उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे जो दोस्त हैं उनके ज़रिए वो रकूम वापस की गई। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि आसिफ अली जरदारी का जो न्यूयॉर्क वाला फ्लैट है उसके मुतल्लिक एक अजीबो गरीब किस्म के वो बहाने घड़ते रहे। यानी नैब से पहले उन्होंने ये टाइम मांगा कि मैं ज़रा ये चेक कर लूँ कि ये फ्लैट मेरा ही है या किसी और का। फिर बाद में उसकी मलकियत के हवाले से उन्होंने बड़े झूठ वगैरह बोले। फिर बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर गए और वहाँ उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कोई सेटल करने की कोशिश करते रहे कि उस केस से भी जान छुड़ाएं। अब ये जो केस है 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का, तो आसिफ अली जरदारी की ये जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, एक तो उनका फ्रंट मैन जो है उसको तो इश्तिहारी करार दे दिया है अदालत ने। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर तो साबित हो गया है, एक तो वो इश्तिहारी है, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है, उसकी जो जायदाद है वो भी जब्त की जा रही है। अच्छा, दूसरा, अब आसिफ अली जरदारी से 3 मरतबा नैब ने इसी केस के मुतल्लिक बड़े तफसीली पहले सवालनामे भी भेजे थे। इनको जब इंटेरोगेट किया था तो आसिफ अली जरदारी ने भी कमोबेश उसी किस्म के जवाब दिए थे जिस तरह के शहबाज शरीफ ने जवाब दिए थे FIA को। आपको याद है ना कि शहबाज शरीफ ने जो कहा था, जब FIA ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी तवज्जो मसला फ़लस्तीन पर है, तो आप मुझे गैर ज़रूरी मामलात में फ़लस्तीन पे है। जी हाँ। तो इसी तरह के जवाबात जो हैं वो आसिफ अली जरदारी ने दिए थे, और इनकी गिरफ्तारी बहुत पहले ड्यू थी हाशमी साहब। ये जो PDM की तहरीक चली, उस तहरीक के अंदर फिर आसिफ अली जरदारी ने एक डील ली और एक रिलीफ लिया, और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े कंसर्न भी थे, और एक इजलास भी हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केसेस पर ब्रीफिंग दी गई थी और बताया गया था कि कितने सॉलिड एविडेंसेस मौजूद हैं। लेकिन चूंकि PDM की तहरीक चल रही थी, उस वक्त आपको पता है कि ऐसे हालात में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी कभार किसी एक फरीक को रिलीफ दे देती है। तो वो जो वक्ती रिलीफ मिला हुआ था आसिफ अली जरदारी को, अब उसका वक्त ख़त्म हो रहा है, और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जाहिर है कि ये केस मज़ीद लटक नहीं सकता। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से भी कुछ ऐसे मैसेजेस जो पाकिस्तान के अहम हल्के हैं उनको इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं, और अक्सर वो ऑन एंड ऑफ जो हैं तकरीर तो वो कर रहे होते हैं जब आवाम से मुखातिब होते हैं, लेकिन इसी दौरान वो एक मैसेज जो है जो हमारे रावलपिंडी के हल्के हैं उनको भी दे देते हैं कि एक तो आप इनको कोई रिलीफ वगैरह जो एक बनता है माहौल उसके अंदर ना दिया करें। दूसरा, इनके साथ मुलाकातें वगैरह जो हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है कि जाहिर है कि ये तो करप्ट अनासिर हैं,
तो जब इस किस्म की मुलाकातें भी होती हैं तो फिर ये उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। जब फ़ोन कॉल्स भी होती हैं, यानी बिलावल भुट्टो को भी एक फ़ोन कॉल गई थी, तो फिर ये उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये पूरा माहौल था जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी को रिलीफ मिला था, लेकिन कुछ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो मैसेजिंग है, और फिर ज़ाहिर है कि इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तो इस वजह से अब ये फैसला किया गया है कि आसिफ अली जरदारी पर ये जो 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर बिल आखिर अब फर्दर जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये आज का हमारा दो टोक था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले। अल्लाह ने